हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी के एक फुल कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 8 में हम लोग हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने जो 4 पार्ट में इस टॉपिक को देखा है उसमें हम लोग ये जान चुके हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है। ठीक है, इसकी जो साइकिल है या जो इसकी पूरे का पूरा प्रोसीजर है उसके क्या क्या स्टेप्स हैं वो हमने डिटेल में देखे। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो 2006 में अमेंडमेंट आया है उसके बारे में क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस थी। उसके बाद जो रिसेंटली 2020 में जो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से, उसमें क्या चीज़ें हैं, उसके क्या प्रोविजंस है, प्रावधान है, वो हमने समझे। साथ ही साथ हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है इसके कंपोनेंट्स वगैरह है, किस तरीके से इंडिया में ये एक्चुअल में EIA की प्रोसेस होती है। ठीक है ना, किस तरीके से प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, स्कोपिंग को लेकर क्या डिटेल प्रोविजंस है, पब्लिक हियरिंग कैसे होती है। और साथ ही साथ हमने लास्ट पार्ट में ये भी देखा था कि क्या ड्रॉबैक्स है, यानी कि इंडिया में जिस तरीके से EIA को फॉलो किया जाता है उसमें क्या कमियां हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट पार्ट ये रहेगा। इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि जो रिकमेंडेशंस है, यानी कि अब सही बात है कि अगर हमें ये पता लग गया कि कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने के लिए भी कोई तरीके होंगे। ठीक है, तो वो क्या तरीके हो सकते हैं, क्या रिकमेंडेशंस है, उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जरूर चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज जो है वो मिल जाएंगे। तो उस फुल कोर्स को एक्सेस करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ के थ्रू जाके भी आप उसको एनरोल कर सकते हैं। और वहाँ पर आप ये सारी की सारी जो बेनिफिट्स हैं कि बिना एडवर्टाइजमेंट वगैरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्विजेज मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपने आज के पार्ट का। देखिए, तो रिकमेंडेशंस की हम लोग बात करेंगे। और रिकमेंडेशंस पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जिन लोगों ने अगर हमारा पिछला लेक्चर मिस किया हुआ है, जहां पर हमने देखे थे कि ड्रॉबैक्स क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉबैक्स अगर आप लोगों के माइंड में होंगे, ध्यान में होंगे, तभी आप इन रिकमेंडेशंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाके वो वाला जो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने ड्रॉबैक्स की बात की थी और किस तरीके से पूरा का पूरा जो EIA की प्रोसेस इंडिया में होती है उसके क्या कमियां हैं, क्या खामियां वगैरह है, वो आप जाके एक बार वहां से जरूर देख लें। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग रिकमेंडेशंस की बात करेंगे। तो रिकमेंडेशंस ये बोला गया है कि EIA की जो अथॉरिटी है, यानी कि जो अथॉरिटी EIA कंडक्ट करवाती है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, सेक्टर वाइज EIA की जरूरत है कि अभी तक क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सारे का सारा EIA है पूरे के पूरे एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए वो एक ही बॉडी करती है, तो सेक्टर वाइज EIA होना चाहिए। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन डेस्क बननी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड बेसलाइन एक डेटा बैंक होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि कई सारे जो EIA कंडक्ट करवाती हैं, जो एजेंसीज कंडक्ट करवाती हैं, वो डेटा में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देती हैं। ठीक है ना, 2 जगह की डेटा जो है वो एक जैसा पाया जाता है। अब वो सही है या नहीं है वो कैसे चेक होगा, जब तक हमारे पास कोई डेटा बैंक है नहीं जिससे हम क्रॉस चेक करते हैं। तो उसी के लिए बोला गया है कि एक सेंट्रलाइज्ड बेसलाइन डेटा बैंक बनाए जाने की जरूरत है, सो दैट कि कोई भी डेटा, ठीक है ना, कोई भी EIA एजेंसी अगर आपको कोई डेटा दे तो आप उस पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले थोड़ा सा उसको जो हमारे बेसलाइन डेटा बैंक होगा इसके साथ क्या कर ले, क्रॉस वेरीफाई कर ले, क्रॉस चेक कर ले। ठीक है, इसके बाद है डिससेमिनेशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स फ्रॉम नोटिफिकेशंस टू क्लियरेंस टू लोकल कम्युनिटीज एंड जनरल पब्लिक, यानी कि सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट संबंधी, जितनी भी सारी की सारी जानकारी है, राइट फ्रॉम नोटिफिकेशन से लेकर क्लियरेंस होने तक, वो जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ की जनरल पब्लिक है, उस तक वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑल दोज प्रोजेक्ट्स वेयर देयर इज लाइकली टू बी अ सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन ऑफ इकोसिस्टम नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस विदाउट एक्सेप्शन। अब हमने जैसे देखा था कि काफी सारे प्रोसेसेस वगैरह जो हैं या काफी सारे इस तरीके की एक्टिविटीज जो वगैरह जो हैं
उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की एक मैंडेशन है कि उनके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत है, उससे बाहर कर दिया गया था। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिनमें थोड़ा बहुत भी इकोसिस्टम का क्या हो सकता है, ऑल्टरेशन हो सकता है, उसमें चेंज हो सकता है, तो उन सभी को एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रोसेस से गुजरना जरूरी है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक, नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुड बी परमिटेड इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर किसी भी तरीके की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो है वो परमिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद पब्लिक हियरिंग को लेकर हम बात करते हैं तो पब्लिक हियरिंग शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल हिथरटो एग्जम्प्ट कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स विच हैव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स। यानी कि पब्लिक हियरिंग भी हमने देखा था कि काफी सारे मामलों में पब्लिक हियरिंग के दायरे से भी काफी सारी एक्टिविटीज को बाहर रखा गया था। तो इसमें ऐसा लिखा गया है कि ऐसी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स या कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स जिससे इन्वायरमेंटल को असर पहुंचेगा, इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट पहुंचेगा, उन सभी की पब्लिक हियरिंग जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद क्वालिटी की अगर हम बात करें, द फोकस ऑफ EIA नीड्स टू शिफ्ट फ्रॉम यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो EIA का मेन फोकस है, ठीक है, पहली बात यह है कि हमने देखा कि EIA का फोकस क्या है। EIA का फोकस यह है कि आपको एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। EIA का कहीं पर भी फोकस आपने ये नहीं देखा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा कि एनवायरमेंट को कंजर्व करना फोकस है या नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, उसको संरक्षित करना, उसको बचाना एक फोकस है। ऐसा हमने कहीं पर भी नहीं देखा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि EIA का फोकस जो है वो यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से हटके कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ को होना चाहिए। ठीक है, ये बोला गया है। आगे बोला है, एट प्रेजेंट EIA रिपोर्ट्स आर एक्सट्रीमली वीक when it comes to assessment of biological diversity of a project area and the consequent impacts on it। यानी कि आज की डेट में जो EIA की रिपोर्ट्स है वो उस एरिया की, जो प्रोजेक्ट एरिया है या फिर जो आप कह सकते हैं इंपैक्ट प्रोन एरिया है, ठीक है, वहां की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी उसका असेसमेंट नहीं करता। उसका असेसमेंट करने में वो बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर है, वीक है। ठीक है, और प्रोजेक्ट का इन एरियाज की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा उसकी भी ये स्टडी नहीं करता, उसका भी असेसमेंट प्रॉपर नहीं करता। ठीक है, तो इसको किस तरीके से किया जाए, दिस गैप नीड्स टू बी प्लग्ड थ्रू अ स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड थ्रू नेसेसरी अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक गाइडलाइंस जारी की जाए और कुछ नेसेसरी अमेंडमेंट्स किए जाए, तब जाके इस गैप को जो है हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है, द चेकलिस्ट नीड्स टू इंक्लूड इंपैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। जो चेकलिस्ट होगी उसमें कि एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये सारा का सारा उस चेकलिस्ट में होना चाहिए। मतलब इनका भी हमें जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम इनके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट का ध्यान, मतलब प्रोजेक्ट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसकी बात पर ध्यान दे ही नहीं रहे। ठीक है, ऑल EIA रिपोर्ट्स should clearly state what are the adverse impacts that a proposed projects will have। ठीक है, जितनी भी EIA की रिपोर्ट्स है या फिर सारी की सारी जो EIA रिपोर्ट्स है उनमें क्लियरली ये चीज लिखी होनी चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट है, जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, उसका एडवर्स इंपैक्ट क्या होगा, उसका यानी कि जो बुरा प्रभाव है वो क्या पड़ेगा, ये उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ये एक सेपरेट चैप्टर के तौर पर होना चाहिए एंड नॉट हिडन विद इन द टेक्निकल डिटेल्स। टेक्निकल डिटेल्स के अंदर ये छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि क्लियरली मेंशन होना चाहिए एक सेपरेट चैप्टर के फॉर्म में। ठीक है, द सब कंपोनेंट्स और सब्सिडरी रिपोर्ट्स ऑफ EIA रिपोर्ट्स, जैसे कि असेसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट्स डन बाय अ सब कंसल्टेंट should be made publicly accessible as standalone reports with the EIA and this should be available on the Ministries of Environment on the websites of Ministry of Environment and Forest। ठीक है, यानी कि ये सारी की सारी बातें बोली गई हैं कि इस तरीके की जो भी कोई सब कंपोनेंट्स या कोई सब्सिडरी रिपोर्ट्स है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट्स के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसके असेसमेंट को लेकर अगर कोई रिपोर्ट वगैरह बनाई है तो वो क्लियरली जो है स्टैंड अलोन रिपोर्ट के तौर पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उसी मेन रिपोर्ट के अंदर उसको कहीं छुपा दिया है और फिर वो चीजें जो है सही से मिल नहीं रही हैं। ठीक है, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है उसकी वेबसाइट पर भी ये सारा का सारा जो रिपोर्ट्स है क्लियरली अवेलेबल होनी चाहिए। EIAs should be based on full studies carried out over at least 1 year. Single season data on environmental parameters like biodiversity as is being done for several rapid assessments is not adequate to gain understanding of the full impact of the proposed project। हमने देखा था कि एक रैपिड EIA होता था। रैपिड EIA के केस में क्या है कि हम साल भर के जितने 4 सीजन होते हैं उसमें से मॉनसून सीजन को हटा के बाकी तीनों सीजन में से किसी भी एक सीजन का डेटा लेकर EIA रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। तो इसमें लिखा है कि EIA जो है वो फुल स्टडीज होनी चाहिए बेस्ड ऑन एटलीस्ट
पूरे के पूरे 1 साल के डेटा के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक सीजन का डेटा लेके हमने उसको कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज क्रिटिकल दैट द प्रिपरेशन ऑफ एन EIA इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। ठीक है, ये भी एक बड़ी क्रिटिकल सी बात है कि जो EIA है वो कंप्लीटली जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उससे क्या है, अलग है, उससे इंडिपेंडेंट है। वन ऑप्शन फॉर दिस कुड बी द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल फंड फॉर द EIAs which contains fees deposited by project proponents while seeking that an EIA be done for their proposed project। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन क्या है कि हम क्या करें कि EIAs के लिए एक सेंट्रल फंड बना दें। ठीक है, ताकि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है जो अपना EIA करवाना चाहता है अपने प्रोजेक्ट का, वो जितनी भी फीस वगैरह देगा वो सारी की सारी वहां पर चली जाएगी। ठीक है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड मेंटेन अ लिस्ट ऑफ क्रेडिबल, इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटेंट एजेंसी दैट कैन कैरी आउट EIAs। Similarly, the EIA consultant, those are making false report should be blacklisted। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, उनका ये काम होना चाहिए कि वो एक क्रेडिबल, इंडिपेंडेंट और कॉम्पिटेंट एजेंसीज जो है उनकी एक लिस्ट बना के रखें जो EIAs कर सकते हैं। यानी कि ऐसा ना हो कि कोई भी एजेंसी कल को मुंह उठा के आ जाए कि ठीक है सर, हम आपके प्रोजेक्ट का जो है अप्रूवल दिलवाते हैं, आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस करवाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो भी EIAs वगैरह कंडक्ट किए जाए ये किसी ऐसे क्रेडिबल यानी कि कोई भरोसेमंद जो एजेंसीज हैं, जो कॉम्पिटेंट एजेंसीज हैं, जिनके पास सारी की सारी इस तरीके की एक्सपर्टीज, नॉलेज है, इस तरीके की फैसिलिटीज है कि वो सारा का सारा काम कर सकते हैं, तो उन्हीं को ये काम जो है दिया जाना चाहिए। और ये लिस्ट कौन मेंटेन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और बाकी हमने पीछे देखा था कि EIA कंसल्टेंट्स वगैरह जो थे वो गलत सलत रिपोर्ट दे रहे थे, फॉल्स रिपोर्ट दे रहे थे, और उसके आधार पर भी क्या हो रहा था, EIA क्लियरेंस हो जा रहा था। तो इस तरीके की बात भी बोली गई है कि ऐसे जो EIA कंसल्टेंट है जो फॉल्स रिपोर्ट बना रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाए। नेशनल लेवल एक्रेडिटेशन टू एनवायरमेंट कंसल्टेंसी शुड बी अडॉप्टेड। और ये जितनी भी कंसल्टेंसीज है या जो कंसल्टेंट वगैरह है जो EIA करवाएंगे, उनका एक नेशनल लेवल पर एक एक्रेडिटेशन होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें पता लगे कि कौन सी EIA अथॉरिटी या EIA एजेंसी ऐसी है जो सही तरीके से काम कर रही है, उसकी रेटिंग वगैरह का सिस्टम उसमें होना चाहिए। इसके बाद ग्रांट ऑफ क्लियरेंस को लेकर क्या बोला है? The notification needs to make it clear that the provision for site clearance does not imply any commitment on the part of the impact assessment agency to grant full environmental clearance। ठीक है, ये बोला है कि नोटिफिकेशन में ये चीज साफ साफ लिखी होनी चाहिए कि साइट की क्लियरेंस मिलने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा जो फुल एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो उसको दिया जाएगा। ठीक है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड अर्बन वार्ड्स और रेसिडेंट एसोसिएशन नीड्स टू बी मेड मैंडेटरी बिफोर द ग्रांट ऑफ द एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ठीक है, कि पूरा का पूरा साइट क्लियरेंस तो ठीक है आपने दे दी उसको, लेकिन पूरी की पूरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने से पहले जो वहां की लोकल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो अर्बन वार्ड्स हैं, जो वहां के रेसिडेंट एसोसिएशन वगैरह है, उनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी कि उनकी तरफ से भी जो है इसमें क्या होना चाहिए, उनकी तरफ से भी इसमें रजामंदी होनी चाहिए, और उसी के बाद जो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस इनको दिया जाएगा। ठीक है, द कंसेंट शुड बी फ्रॉम द फुल जनरल बॉडी। इस तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइट क्लियरेंस का मतलब यह है कि पूरा का पूरा क्लियरेंस दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या लिखा है? द लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग कंडीशंस ऑफ क्लियरेंस मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। जो लैंग्वेज वगैरह उसमें लिखी जाएगी जिसमें क्लियरेंस की कंडीशन वगैरह स्पेसिफाई की गई है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद जो एक्सपर्ट कमिटीज बनाने की बात है उसमें देखते हैं कौन कौन लोग हैं। हमने देखा था कि ये भी एक प्रॉब्लम थी पहले कि ऐसे लोगों के पास ये काम सौंपा जा रहा था जिनके पास एक्सपर्टीज नहीं था। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है? द प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव कमिटी शुड बी रिप्लेस्ड बाय एक्सपर्ट्स पीपल फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर ग्रुप्स हु आर रेप्यूटेड इन एनवायरमेंटल एंड अदर रेलिवेंट फील्ड्स। यानी कि जो अभी की जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज हैं उनको रिप्लेस करके हमें एक्सपर्ट लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए, सो दैट कि जिनको एनवायरमेंट संबंधी जानकारी हो, बाकी जो रेलिवेंट फील्ड संबंधी है उनकी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ दोस कमिटीज शुड बी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। यानी कि ये जो कमिटीज का सिलेक्शन होगा ये बहुत ही खुले तौर पर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। द मिनट्स, डिसीजंस एंड एडवाइजेस बाय दीज कमिटीज शुड बी ओपन टू पब्लिक। और ये कमिटीज वगैरह जब भी बैठती हैं, इनके जो भी फैसले वगैरह होते हैं, जो भी उसके मिनट्स होते हैं, मिनट्स मतलब आप कह सकते हैं जो इनकी बैठक होती है उसके जो अंश वगैरह हैं, जो उसके डिसीजंस वगैरह लिए जा रहे हैं, जो भी ये सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, वो पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ये सारा का सारा बात कही गई है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, इसके बाद मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। द EIA नोटिफिकेशन नीड्स टू बिल्ड विद इन इट एन ऑटोमेटिक विड्रॉल ऑफ क्लियरेंस इफ द conditions of clearances are being violated and introduce more stringent punishment for non compliance। यानी कि इसमें क्या लिखा है
कि EIA की नोटिफिकेशंस में ही एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि अगर मान लीजिए जो क्लियरेंस की कंडीशंस दी हैं, अगर अभी कभी उनका वायलेशन होता है, उनका उल्लंघन होता है, तो ऑटोमेटिकली जो आपको क्लियरेंस मिला हुआ है वो क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और नॉन कंप्लायंस के लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होना चाहिए, यानी कि और कड़ा जो है वो इसमें क्या होना चाहिए, पेनल्टी वगैरह इसमें लगनी चाहिए, पनिशमेंट वगैरह होना चाहिए। एट प्रेजेंट द EIA नोटिफिकेशन लिमिट्स इटसेल्फ टू द स्टेज व्हेन एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज ग्रांटेड। आज की डेट में क्या होता है, जो EIA की नोटिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ तब तक ही सीमित है जब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है। एक बार एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया गया तो उसके बाद फिर ये जो काम है EIA की नोटिफिकेशन के तहत खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसमें यही लिखा गया है कि EIA की नोटिफिकेशन में एक इस तरीके की बात भी है कि पूरे के पूरे मतलब मॉनिटरिंग जो है, मॉनिटरिंग फेज में भी या आप कहें कि ऑपरेशनल फेज में भी चीजों को देखा जाएगा, और अगर प्रॉपरली कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है तो ऑटोमेटिक विड्रॉल का इसमें जो है प्रोविजन होना चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट शुड सेट अप मोर रीजनल ऑफिसेज विद एडवाइजरी एक्सपर्ट कमिटीज, each with smaller areas of jurisdiction to effectively monitor the compliance of clearance condition। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है वो इस तरीके के क्षेत्रीय ऑफिसेज जो है, जो रीजनल ऑफिसेज है वो बनाए, जहां पर एडवाइजरी एक्सपर्ट कमिटीज होंगी जिनका जो एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो थोड़ा सा छोटा होगा, यानी कि स्पेसिफिक एरियाज पे काम करेंगे, और ये क्या करेंगे कि क्लियरेंस कंडीशन जो है उनके कंप्लायंस को किस तरीके से किया जा रहा है, कंप्लायंस किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, उसको ये मॉनिटर करेंगे। ठीक है, A robust monitoring mechanism should be established by the State Department to address compliance of both sets of clearance conditions together and take a punitive action against the project proponent in case of non-compliance। वही बात है कि एक robust monitoring mechanism बनाए जाने की जरूरत है। ठीक है, और अगर क्लियरेंस की जो कंडीशंस है अगर उसको सही तरीके से कंप्लाई नहीं किया जा रहा है तो जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उसके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन जो है वो लिया जा सकता है, मतलब उसको पनिशमेंट वगैरह करने का प्रावधान भी इसमें होना चाहिए। Local communities should be brought into the formal monitoring and reporting process of the compliance of conditions presently done by the regional offices of the Ministry of Environment and Forest। जो local communities है उनको भी formal monitoring में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। ठीक है, और जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसमें शामिल किया जाए ताकि वो भी ये बता सके कि कंप्लायंस ऑफ कंडीशन जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद रिड्रेसल की अगर हम बात करते हैं, The composition of the NGT needs to be changed to include more judicials from the field of environment। जो NGT हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वहां पर और ज्यादा उसको थोड़ा सा क्या है कि एनवायरमेंट की तरफ को आप कह सकते हैं ज्यादा उसमें एनवायरमेंट के लोग जो है वो उसमें होने चाहिए, ये बात यहाँ पर बोली गई है। Citizens should be able to access the authority for redressal of all violation of the EIA notification as well as issues relating to non-compliance। ठीक है, सिटीजन्स के पास ये एक्सेस होनी चाहिए कि वो अथॉरिटीज के पास जा सके। ठीक है, रिड्रेसल के लिए मतलब अगर कभी इस तरह की चीजें हो रही है तो रिड्रेसल के लिए वो जा सके अथॉरिटी के पास, और दोनों ही केस में, यानी कि EIA की नोटिफिकेशन के आधार पर अगर कोई वायलेशन हो रहा है तब भी, और अगर जो कंप्लायंस है अगर उस कंप्लायंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, नॉन कंप्लायंस हो रही है तब भी। ठीक, इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो NGOs, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड लोकल कम्युनिटीज नीड टू बिल्ड देयर कैपेसिटीज टू यूज द EIA नोटिफिकेशन टुवर्ड्स बेटर डिसीजन मेकिंग ऑन अ प्रोजेक्ट्स that can impact their local environments and livelihoods। तो ये जो NGOs हैं, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए ताकि जो EIA नोटिफिकेशन है उसको वो बेटर तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकें। ठीक है, यानी कि जो भी ऐसी चीज है जिससे उनके लोकल एनवायरनमेंट को, उनके लाइवलीहुड्स को असर पड़ रहा है, उसको संबंधित वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें, ये बात इसमें बोली गई है। कैपेसिटीज कैन बी बिल्ड टू प्रोएक्टिवली एंड इफेक्टिवली यूज द नोटिफिकेशन रादर देन रिस्पॉन्ड इन अ मैनर दैट इज सीन एज नेगेटिव और अनप्रोडक्टिव। कैपेसिटीज हम इस तरीके से बिल्ड करें कि हम जो नोटिफिकेशन है उसको प्रोएक्टिवली और इफेक्टिव तरीके से यूज करें। ठीक है, और ऐसा ना हो कि उसको हम एक नेगेटिव तरीके से और अनप्रोडक्टिव तरीके से फिर हमें उसको रिस्पॉन्ड करना पड़े। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ एनवायरमेंटली सेंसिटिव प्लेसेस की यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है। ठीक है, आप लोगों की बुक में ये दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस और हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट साइट्स हैं, सीनिक एरियाज है, हिल रिजॉर्ट्स, माउंटेन्स, हिल बीच रिजॉर्ट्स, हेल्थ रिजॉर्ट्स। ठीक है, ये सारे के सारे आप यहाँ से लिस्ट में देख सकते हैं। इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज की बात यहाँ पर बोली गई है। इसके बाद एक चीज और होती है, दैट इज ESP, दैट इज एनवायरमेंट सप्लीमेंटल प्लान। अब देखते हैं ये थोड़ा सा क्या है। एन एनवायरमेंटल सप्लीमेंटल प्लान is an environmentally beneficial project or activity that is not required by law but that an alleged violator of environmental impact assessment notification 2006 agrees to undertake as part of the process of environmental clearance। यानी कि ये कोई not required by law, मतलब ये लॉ के द्वारा, ये कानून के द्वारा मैंडेटेड कोई इस तरीके की प्रोसेस नहीं है। ठीक है, लेकिन
जो भी ऐसा वॉयलेटर है, ठीक है, अगर कोई EIA नोटिफिकेशन 2006 जो है उसका अगर कोई वॉयलेशन करता है तो उसके ऊपर फिर ये चीजें जो है वो लागू होंगी। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या चीज है। इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल का मतलब है इन्वायरमेंटल सप्लीमेंटल प्लान मस्ट रेमेडिएट, इंप्रूव, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट और रिड्यूस रिस्क टू पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंट। ठीक है, अब ये ESP के अंदर क्या प्रपोजल है देखिए। ESP would allow violator companies to continue their activities by paying a financial penalty। ठीक है, मतलब अभी तक बेसिकली क्या होता था कि अगर आपने मतलब जब कंप्लायंस वगैरह अगर प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो आपका प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है कि ESP जो है मतलब वो ये करेगा, जो इन्वायरमेंटल सप्लीमेंटल प्लान है वो क्या करेगा कि जो वॉयलेटर कंपनीज है वो अपनी एक्टिविटीज को जारी रख सकती हैं। और कैसे जारी रख सकती हैं? एक फाइनेंशियल पेनल्टी देकर। ठीक है, फाइनेंशियल पेनल्टी आप चुकाइए और उसके बाद आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको जारी रख सकते हैं। ठीक है, दिस वुड देन बी इन्वेस्टेड इन एन एनवायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट और एक्टिविटी फॉर एन अफेक्टेड टारगेट ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, जो ये फाइनेंशियल पेनल्टी इनकी तरफ से दी जाएगी, जो पैसा दिया जाएगा उसको ये जो इफेक्टेड टारगेट ग्रुप है उनके बेटरमेंट के लिए इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, अब इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव्स ये हैं कि मेनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन करंटली बीन इंस्टॉल्ड टू नॉन कंप्लायंस विद EIA regime और फॉर प्रिपेयरिंग एन इम्प्रॉपर EIA। ESP वुड एनेबल रिवाइविंग दीज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यानी कि काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आज की डेट में हैं जो EIA की नॉन कंप्लायंस की वजह से या फिर इम्प्रॉपर EIA बनाने की वजह से क्या हो चुके हैं, इंस्टॉल्ड हो चुके हैं, मतलब इनको रोक दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है वो वापस से स्टार्ट हो सकते हैं, रिवाइव हो सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उसने प्रोजेक्ट लगाने के लिए बैंक से लोन वगैरह लिया है। ठीक है, अब उसका प्रोजेक्ट जो है बीच में रुक जाता है तो वो उसने जो लोन लिया हुआ है वो कहां से उसको वापस चुकाएगा, और वो उसको वापस नहीं चुकाएगा तो बैंक्स के लिए जो बैड लोन्स की जो प्रॉब्लम है या फिर जो NPS की प्रॉब्लम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो यहां पर क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके से क्या होगा कि अगर वापस से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसका जो पैसा है वो रनिंग में आ जाएगा और उसके बाद वो क्या कर सकता है, उससे बाद में अपना लोन्स वगैरह भी चुका सकता है। तो इससे बैंकिंग सेक्टर को जो नुकसान हो रहा था वो भी इससे रुक जाएगा। ये तो इसके फायदे हो सकते हैं ESP के। अब इसमें नेगेटिव भी पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए क्या है, ESP एक क्लेवर अटेम्प्ट है टू लीगलाइज EIA वायलेशन एंड गेन कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस देयरबाय अलाउइंग वायलेटर टू डैमेज द एनवायरनमेंट एंड सर्कमवेंट द EIA प्रोसेस। ये बोला गया है कि जो ये ESP है, एनवायरमेंटल सप्लीमेंटल प्लान है, ये एक चालाक अटेम्प्ट है, एक क्लेवर अटेम्प्ट है। किसके लिए? EIA वायलेशन को लीगलाइज करने के लिए। यानी कि पहले क्या था कि EIA को अगर आप वायलेट कर रहे थे तो आपके प्रोजेक्ट्स को रोका जा सकता था। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगर आप EIA का वायलेशन कर भी रहे हैं तब भी आप कुछ फाइनेंशियल पेनल्टी चुकाइए और अपने प्रोजेक्ट के साथ आप जारी रह सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट को जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कि यहां पर बेसिकली क्या है कि जो वायलेटर है उसको एनवायरमेंट को डैमेज करने दिया जा रहा है। ठीक है, वो EIA की जो प्रोसेस है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा कि ठीक है अगर उसका वायलेशन होता भी है तो हम कुछ पैसा वैसा देके फिर अपना प्रोजेक्ट जो है चालू कर सकते हैं। ठीक है, फिर अमंग ऑल केसेस फाइल्ड इन द NGT around 41% are cases where the NGT find faults with an EIA assessment. Thus EIA violation is a major in developmental projects, allowing such violators to carry on defeats the ultimate purpose of EIA। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर बोली गई है कि NGT में जितने भी केसेस फाइल किए जाते हैं उसमें से 41% केसेस ऐसे हैं जहां पर EIA असेसमेंट में क्या पाया गया है, फॉल्ट पाया गया है। ठीक, Thus EIA violation is a major in developmental projects। तो EIA का जो वायलेशन है वही इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, और इस तरीके के वायलेटर्स को अगर हम कैरी ऑन करने देते हैं तो फिर जो हमारा अल्टीमेट पर्पस था किसका, EIA करवाने का, वही अपने आप में क्या हो जाएगा, वही पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा। Many experts argue that this indirectly allows pardoning of violations। यानी कि ये क्या है, जो वायलेशंस हो रहे हैं या जो वायलेटर्स हो रहे हैं उनको एक तरीके से पार्डन कर देना है। ठीक है, rather than building upon the polluter pays principle, the ESP looks like an attempt to promote corporate development by using a contradictory pay and pollute principle। polluter pays principle का मतलब क्या है कि जो pollute करेगा वो पे करेगा, और यहां पर EIA क्या कर रहा है कि एक contradictory principle को जो है प्रमोट कर रहा है, यानी कि पे एंड pollute। यानी कि अगर आप पे कर रहे हैं तो आप पे कीजिए और उसके बाद आप pollute कर सकते हैं। ठीक है, ये बात यहां पर बोली गई है। इसके बाद valuation of environmental loss cannot be just compensated by pecuniary payment by the violator। ये भी ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो पैसा दे देने से तो उस जो लॉस हुआ है एनवायरनमेंट को उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बेटर तो ये रहेगा कि आप एनवायरनमेंट को लॉस पहुंचाए नहीं,
या फिर रादर देन दिस कि आप एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएं और उसके बाद आप कह दें कि अच्छा ठीक है ये हमने नुकसान किया है तो आप इसके बदले इतना पैसा ले लीजिए, वो पैसा लेके वापस से उस चीज को सही तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद वेदर द फाइन अमाउंट वुड बी कलेक्टेड प्रॉपरली एंड यूटिलाइज्ड फॉर रिस्टोरेशन इज डाउटफुल, नो मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड टू यूटिलाइज द कलेक्टेड फंड्स। अब ये ऑब्वियस ही बात है, एक बात ये भी है कि अच्छा चलिए हमने अगर मान भी लिया कि जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनके बेटरमेंट के लिए आप इस तरीके कोई फाइन वगैरह दीजिए, फिर उनके ऊपर हम ये पैसा यूज करेंगे, तो ये फाइन का जो अमाउंट है ये प्रॉपरली कलेक्ट किया जाएगा और इसको यूटिलाइज किया जाएगा रिस्टोरेशन के लिए, ये एक अपने आप में डाउटफुल है। ठीक है, और इस तरीके का कोई जो कलेक्टेड फंड्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए कोई भी मैकेनिज्म जो है अभी तक प्रपोज नहीं किया गया है। ठीक है, ESP प्रोवाइड्स एन एस्केप मैकेनिज्म टू वायलेटर्स। ये ESP क्या है, ये जो वायलेटर्स हैं यानी कि जो उल्लंघन करने वाले हैं उनके लिए एक एस्केप मैकेनिज्म यानी कि बच निकलने का तरीका है। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द पाथ ऑफ एन EIA क्लियरेंस दे कैन गेट अवे बाय पेइंग अ पेनल्टी थ्रू स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कि वो EIA क्लियरेंस की पाथ से गुजरने की बजाय वो क्या करेंगे कि अगर थोड़ा बहुत कुछ वायलेशन होता भी है तो वो उसकी पेनल्टी जो है वो भर सकते हैं। तो ये सारे का सारा यहाँ पर बात जो है वो ESP को लेकर भी आप थोड़ा बहुत समझ गए। इसके बाद एक टॉपिक यहाँ पर और है, दैट इज अबाउट परिवेश। ठीक है, छोटा सा एक पॉइंट है परिवेश, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कभी आप लोगों के हो सकता है कि ये प्रीलिम्स वगैरह में आ जाए। परिवेश इज प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। ठीक है, एटलीस्ट इस जो यहाँ पर फुल फॉर्म दिया हुआ है इसको आप लोग जरूर एक दो बार पढ़िएगा। ठीक है, कभी कभी यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि परिवेश में आपका मतलब पूछ लिया जाए कि परिवेश का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। ठीक है, परिवेश क्या है, इज अ सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, की फीचर्स क्या है इसके, सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड सिंगल साइन इन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्लियरेंसेज, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ, CRZ, सारे तरीके के क्लियरेंस के लिए सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन की यहां पर जरूरत है। यूनिक ID फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्लियरेंसेज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड अ सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर द प्रोपोनेंट टू सबमिट एप्लीकेशंस फॉर गेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्लियरेंसेज। ठीक है, यानी कि सिंगल विंडो है, हर जगह आपको अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा, एक ही विंडो में आप जो है सारा का सारा अपनी क्लियरेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली इसको ध्यान रखिएगा, सिंगल विंडो जो है वो इसका एक मेन पॉइंट है। ठीक है, और इसका पूरा का पूरा जो फुल फॉर्म है वो आप यहां पर जरूर से ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोगों से एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस टॉपिक ऑन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA। ठीक है, आपको जितना याद रखना चाहिए, जितना आपको ध्यान रखना चाहिए वो मैंने आपको पढ़ने के साथ साथ बता दिया है। बाकी आप चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़रूर याद रख सकते हैं। स्पेसिफिकली आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है और साथ ही साथ आप लोगों को एक बेसिक पता लग गया कि अच्छा हाँ EIA ये होता है। अब आप जब भी कभी करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पर अगर कभी भी ये टॉपिक आप लोगों के सामने आता है तो आप इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगले वीडियो से अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियो साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज जो है वो भी मिल जाएंगे। तो उसके लिए भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज में अगर आपको कहीं पर भी कोई टेक्निकल क्वेरी आती है हमारी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करने में या परचेस करने में कोर्स को, कोई भी टेक्निकल क्वेरी आप फेस करते हैं तो आइदर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग जो है अगला एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।